हमारे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी मनोज गैरोला जी हैं। आप एडिटर इन चीफ है न्यूज नेशन नेटवर्क के। मनोज सर, जिन तमाम मुद्दों का जिक्र हम लगातार पहले कर रहे थे, हम उन तमाम मुद्दों की झलक सर इस डिक्लेरेशन में देखने को मिल रही है। हाँ जी, देखिए कि इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो ये है कि अब वर्ल्ड बैंक को स्ट्रेंथन करने की बात करी है, वर्ल्ड बैंक को ज़्यादा फंडिंग देने की बात करी है और वर्ल्ड बैंक को ज़्यादा इंक्लूसिव बनाया गया है। इसका मतलब ये है कि जैसे जब अफ्रीकन यूनियन आज G20 का परमानेंट मेंबर बनी है और तो उसमें ये चीज़ कही गई है, क्योंकि जो वर्ल्ड बैंक जिन कंट्रीज़ को फंड देता है वो जनरली डेवलपिंग कंट्रीज़ ही होते हैं जी। और हमने देखा है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ का या जिन कंट्रीज़ को लोन की आवश्यकता होती है उन कंट्रीज़ का पॉलिसी मेकिंग में कोई से नहीं होता। तो आज ये वो हुआ है, डिसाइड हुआ है कि जो डिसीजन मेकिंग पावर है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ शामिल होंगे। ठीक है, तो ये वर्ल्ड बैंक में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी डेवलपिंग कंट्रीज़ की होगी। इसका मतलब सर भारत जैसे बाकी डेवलपिंग देशों के लिए क्या होगा? हाँ, भारत को तो देखिए आज की डेट में बहुत ज़्यादा आवश्यकता वर्ल्ड बैंक की होती नहीं है, लेकिन बाकी जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं और एशिया के कई सारे कंट्रीज़ हैं, तो उन कंट्रीज़ को फंडिंग देने के लिए इसमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। आपने देखा होगा कि थोड़े टाइम पहले श्रीलंका को कितनी ज़्यादा आवश्यकता थी जी। लेकिन वो जो प्रोजेक्ट्स थे, क्योंकि उन प्रोजेक्ट में चाइनीज़ फंडिंग पहले से थी, तो उन प्रोजेक्ट्स को वर्ल्ड बैंक जनरली फंड नहीं करता और उस तरह के कई सारे केसेस होते हैं जी। तो इन कंट्रीज़ को भी अब से होगा ये कहने में कि उनको कहाँ फंडिंग चाहिए। और दूसरा और इसी में अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें तो फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि अगले 10 साल में जो वर्ल्ड बैंक का कॉर्पस होगा वो $200 बिलियन का होगा। तो आप देखिएगा कि कितनी ज़्यादा कंट्रीज़ को हम लोग फंडिंग उसके बाद मतलब वर्ल्ड बैंक उन कई सारे कंट्रीज़ को फंडिंग दे। क्या इसका एक मतलब ये भी है सर कि चीन का दबदबा कम होगा वर्ल्ड बैंक को मजबूत करने के साथ? आज देखिए कि ये जो छोटे कंट्रीज़ हैं, जब हम अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात करते हैं जो कि चाइना के बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि वर्ल्ड बैंक से उन्हें फंडिंग मिलती नहीं है और संसार में कोई और बैंक्स या जो गवर्नमेंट है वो उन्हें फंडिंग करते नहीं हैं। तो उनके पास एक ही ऑप्शन रह जाता है कि वो सारे के सारे चीन की तरफ देखते हैं और चीन एक सूदखोर की तरह एक्ट करता है। चीन अपने उन प्रोजेक्ट्स में जिनमें कि उनकी कंट्री का इन्वॉल्वमेंट हो, जहाँ की उनकी कंपनीज़ का इन्वॉल्वमेंट हो, जहाँ चीन का इंटरेस्ट हो, तो चीन उन प्रोजेक्ट्स को फंड करता है और इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा होता है और काफ़ी टाइम वो अननेसेसरी प्रोजेक्ट्स होते हैं जी, जिनका कि कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रहता। तो ऐसे केस में फिर थोड़े टाइम के बाद चीन को ये एक ऑप्शन मिल जाता है कि वो उन कंट्रीज़ के ऊपर कब्जा कर सके और उन कंट्रीज़ के फाइनेंसेस को कंट्रोल कर सके। वो दबदबा खत्म हो जाएगा। वो दबदबा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और मेरे ख्याल से शायद ये भी एक कारण था कि जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, वो इस दबदबे को अपनी आंखों के सामने खत्म होते हुए नहीं देखना चाहते थे, इसलिए वो नहीं आए। बिल्कुल। एक और चीज़ सर आर्थिक पहलू से जुड़ी है, वो है क्रिप्टो को लेकर भी कहा गया कि जो वैश्विक नीतियां हैं उस पर भी चर्चा हुई है इस G20 में। आज सुबह ही आप कह रहे थे कि देखिए क्रिप्टो का इस्तेमाल टेरर लिंक में होता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्रिप्टो पर लगाम तो तभी लग पाएगी सर जब पूरी दुनिया में एकजुटता दिख पाएगी। हाँ, देखिए कि क्रिप्टो एक ऐसी चीज़ है जिसे कि पूरे संसार की कोई भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज नहीं करती है, लेकिन उस सब के बावजूद भी क्रिप्टो करेंसीज़ में ट्रेडिंग होती है। क्रिप्टो करेंसीज़ आप एक कंट्री में खरीद सकते हैं और दूसरे कंट्री में वही क्रिप्टो करेंसी बेचकर आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। तो यही कारण है कि पूरे के पूरे संसार में जो भी टेरर फंडिंग होती है, मनी लॉन्ड्रिंग होती है, आजकल क्रिप्टो के जरिए वो होती है। लेकिन साथ ही साथ ये भी चीज़ है कि इसका एक कारण ये भी है कि कंट्रीज़ में और या फिर हम जो मल्टीलेटरल बैंक्स और एजेंसीज़ हैं उनमें इसको क्रिप्टो को लेके रेगुलेशंस बिल्कुल भी नहीं हैं। तो आज जो डिसीज़न हुआ है वो ये हुआ है कि ये एक शुरुआत है जो कि भारत ने करी है और IMF और बाकी जो मल्टीलेटरल बैंक्स हैं उनको कहा गया है कि एक हमें रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, एक ऐसा कानून बनाना चाहिए जो कि सारे के सारे देश माने। तो उससे क्या होगा कि जो ये इलीगल एक्टिविटीज़ हैं जो क्रिप्टो के थ्रू होती हैं और उस पर लगाम होगी। और दूसरी चीज़ ये भी है क्योंकि क्रिप्टो की जो टेक्नोलॉजी है, क्रिप्टो की टेक्नोलॉजी एक आने वाली टेक्नोलॉजी है। आज जो करेंसीज़ है वो करेंसीज़ रुपए के तौर पे चलती है। हो सकता है कि आने वाले टाइम पे सारे के सारे कंट्रीज़ के जो सेंट्रल बैंक्स हैं
वो क्रिप्टो टेक्नोलॉजी पे बेस्ड, जिसको कि हम लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते बिल्कुल, हैं, लेकिन उसको उस पे ट्रैक किया based जा रखना है। सकेगा। हाँ, उसको ट्रैक हम जी। कर सकते हैं और वो लीगल करेंसी, बिल्कुल, वो लीगल करेंसी रिकॉग्नाइज्ड बाय अ कंट्री। G20 के डिक्लेरेशन में जब ये कहा जाता है कि आतंकवाद पर लगाम लगाई जाएगी, तो इसका मतलब क्या होता है सर? सरल शब्दों में क्रिप्टो पर शिकंजा और इसके साथ कुछ और एक्शन जिसका सीधा असर पाकिस्तान पर दिखेगा? हाँ, देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान को क्योंकि चाइना का जनरली सपोर्ट होता है और चाइना यहाँ था नहीं आज, इस सब के बावजूद भी जो डिक्लेरेशन है वो जॉइंट डिक्लेरेशन है, इसका मतलब है कि चाइना की इसमें सहमति है। तो जनरली कोई भी चीज़ अगर G20 के डिक्लेरेशन में होती है तो सारे के सारे मेंबर कंट्रीज़ उसको इन प्रिंसिपल एक्सेप्ट करते हैं। तो ये एक और अगर टेररिज्म के ऊपर अगर इसमें कुछ काम होता है तो सारे के सारे कंट्रीज़ को कम से कम इन प्रिंसिपल तो उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और इसमें टेरर फंडिंग होती है, फिर बाकी जब हम जियो पॉलिटिकल बात करते हैं तो हथियार सप्लाई करना, 20 चीज़ें होती हैं कि वो हथियार सप्लाई आप किसी सरकार को करते हैं लेकिन उनके थ्रू वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ों का चेक इसमें रहेगा। फिर बिल्कुल सर, 4 बार यूक्रेन शब्द का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ वो तो होगा, लेकिन किस तरीके से हो रहा है ये बड़ी बात है। ये कहा गया कि युद्ध ने विकास पर असर डाला है, युद्ध का देश की दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है, किसी राष्ट्र की संप्रभुता पर हमला नहीं होना चाहिए, किसी दूसरे देश की जमीन पर कब्जा नहीं करना चाहिए, परमाणु युद्ध की धमकी देना स्वीकार नहीं किया जा सकता। इन बयानों का क्या कुछ मतलब सर? स्टेटमेंट का क्या कुछ मतलब? देखिए, ऐसा है कि जो इसमें कंट्रोवर्सी थी वो ये थी कि उसमें जो शब्दों की जो चॉइस थी उसको लेके कंट्रोवर्सी थी। रूस को इस चीज़ पे आपत्ति थी कि अगर इस डिक्लेरेशन में अगर ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं कि रशियाज वॉर अगेंस्ट यूक्रेन, तो उस शब्द में उनको दिक्कत थी, बट रशियाज वॉर इन यूक्रेन तो उसमें उनको आपत्ति नहीं थी। तो मेरे ख्याल से कि शब्दों का चयन इस तरीके से किया गया है ताकि ये सभी को एक्सेप्टेबल हो। रशिया ने यूक्रेन के ऊपर वॉर किया है, ये तो फैक्ट है, और ये जो चीज़ है ये तो रशिया को भी एक्सेप्टेबल है। तो इसमें तो कोई ऐसे नई चीज़ है नहीं। तो और ये मानने वाली बात है कि जब से रशिया ने यूक्रेन के ऊपर वॉर किया है तो पूरे संसार की जो अर्थव्यवस्था है उसको एक बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है। सबसे पहले तो जो यूरोप की इकोनॉमीज थी, एक एक करके यूरोप की इकोनॉमीज पे इसका प्रेशर पड़ा, क्योंकि पूरा का पूरा यूरोप गैस के लिए रशिया के ऊपर डिपेंड करता था। दूसरी चीज़, जिस समय रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाने शुरू करे, तो रशिया के ऊपर जब सैंक्शन लगने शुरू हुए तो कई सारे कंट्रीज़ जो कि रशिया के साथ ट्रेडिंग पार्टनर थे, तो उन कंट्रीज़ के को दिक्कतें आई, क्योंकि रशिया से रॉ मटेरियल और मिनरल्स काफ़ी मात्रा में सप्लाई होते हैं। और तीसरी चीज़, जो वो एरिया है यूक्रेन और रशिया का जो है वो पूरे के पूरे संसार का ग्रेन बास्केट उसको हम कहते हैं। बिल्कुल। तो जब वार्म वाटर पोर्ट यूक्रेन का रशिया के कब्जे में आ गया तो जो ग्रेन्स है वो वहाँ से हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे, तो उसके कारण जो ब्रेड के प्राइसेस हैं पूरे वर्ल्ड में वो बढ़े और ग्रेन की जो शॉर्टेज है वो पूरे वर्ल्ड में होने लगी। तो इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि इकोनॉमी पर कोरोना के बाद पूरे संसार का कोई कंट्री ऐसा नहीं है जहाँ की उसकी इकोनॉमी पे फर्क ना पड़ा। सर, लेकिन किसी राष्ट्र की संप्रभुता पर हमला नहीं होना चाहिए, किसी राष्ट्र की ज़मीन पर कब्जा नहीं करना चाहिए, परमाणु युद्ध की धमकी नहीं देना चाहिए, ये जो 3 बयान हैं जिनका जिक्र है इस डिक्लेरेशन में, क्या इन तीनों बयानों का स्टेटमेंट में जिक्र होना एंटी रशिया मैसेज तो नहीं है? देखिए, रशिया ने जो काम किया है उसके कारण थोड़ा बहुत तो एंटी रशिया मैसेज जाएगा ही, लेकिन जितना स्ट्रांगली मैसेज यूरोपियन कंट्रीज चाहते थे जी, उसको काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूट किया गया है और कोशिश करी गई है कि जो फैक्ट सामने हैं वो तो फैक्ट्स तो हैं ही, लेकिन उन सब फैक्ट्स को नज़र में रखते हुए जितना डाइल्यूट हो सकता था वो इस जो जॉइंट डिक्लेरेशन है इसमें उसे करने की कोशिश की गई है। ठीक है, ग्लोबल साउथ को प्राथमिकता दी जाएगी। सर, ग्लोबल साउथ का मतलब क्या, उसको और प्राथमिकता क्यों? देखिए, ग्लोबल साउथ का जैसे क्या है कि जब हम अफ्रीकन यूनियन की बात करते हैं या बाकी डेवलपिंग एशियन कंट्रीज़ की बात करते हैं, तो जो ये सारे के सारे कंट्रीज़ को हम जनरली ग्लोबल साउथ टर्म इनके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आज की डेट में चाइना अपने को कोशिश करता है कि वो इस ग्लोबल साउथ का नेता बने, और दूसरी तरफ इंडिया भी कोशिश करता है कि ग्लोबल साउथ की जो लीडरशिप है वो उसके पास रहे।
आज जो G20 की जो समिट हुई है उसमें अफ्रीकन यूनियन जो G20 में शामिल हुआ है, उससे अफ्रीकन यूनियन की जो स्टेचर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और कई सारे पॉलिसी मेकिंग जो होगी, उस पॉलिसी मेकिंग के डिसीजंस में अफ्रीकन यूनियन का भी काफ़ी बड़ा से होगा। कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं वो वहाँ आएंगे और अफ्रीकन कंट्रीज़ को जो लोन है वर्ल्ड बैंक से या फिर बाकी जो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं, वहाँ से लोन मिलने में काफ़ी ज़्यादा उनको आसानी होगी। तो इस कारण जो ग्लोबल साउथ है, ग्लोबल साउथ का ये पहली बार हुआ है कि G20 में ग्लोबल साउथ को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। एक इक्वल लेवल पे उनको पॉलिसी मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग में उतनी ही इंपॉर्टेंट जगह दी गई है।